गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कल का जो वीडियो था संभवतः काफी छोटा हो गया था, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हुआ उसी समय जो है लाइट कट गई थी और कहे तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसी की वजह से। तो आखिर आज जो है हम लोग मुख्यतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जो था जो कल के वीडियो में हमने सोचा था करा दे, पर किसी कारणवश जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो नहीं करा पाए थे। आज हम लोगों का इसी टॉपिक में जो कल वाला टॉपिक था उसमें से थोड़ा सा जो बच गया था ये आज हम लोग कर लेते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने कल देखा था, जैसा कि आपने देखा था कि जो अरण्यक था, ये सभी के सभी हमने चर्चा कर लिया था। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। यहाँ तक कि हम लोगों ने स्मृति के बारे में भी पढ़ा था काफी ज्यादा। तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करते हैं वेदांत के मौजूद से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो आप इसे सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो है वेदांत एवं सूत्र। वेदों को वेदांत क्या है? जैसे सबसे पहले वेदांत है क्या? तो वेदांत की परिभाषा हो जाता है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए छह वेदांगों वेदांगों या वेदांत कहते हैं कि रचना की गई थी। इसमें क्या है? तो शिक्षा हो गया, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त हो जाएगा, और छंद। ये छह जो है वो आपका क्या है? वेदांत है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि शिक्षा के बारे में दिया गया है कि उच्चारण विधि हो गया, ज्योतिष के बारे में दिया हुआ है कि भाग्यफल, कल्प का बारे में दिया हुआ है कि कर्मकांड, व्याकरण के बारे में शब्द, व्यक्ति, और निरुक्त का मतलब होता है कि भाषा विज्ञान, छंद का मतलब चतुष्कोण श्लोक। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक है। शौध, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञान करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखिए हैं। सूत्रों में गौतम जो धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो है अब हम लोग पुराण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर पूछे कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। और इसके रचयिता कौन है? तो पुराण के जो रचयिता है वो लोमहर्ष ऋषि अथवा इनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं, यानी दोनों ने मिलकर पुराण की रचना की थी। इनकी संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या जो 18 है, जिनमें से केवल 5, इसमें से मत्स्य हो गया, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण मत्स्य पुराण जो है ना सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से, तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पुराण किससे संबंधित है, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। पुराणों में मत्स्य जो पुराण है वो सबसे क्या होता है? तो प्राचीन एवं प्रामाणिक है और इसे माना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। किससे? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, यानी पुराणों की लैंग्वेज की बात कर ले, कौन सी भाषा थी, तो वो संस्कृत थी। स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकते थे। उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रह्मोत्तर साहित्य में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे बौद्ध साहित्य यहाँ पे देखेंगे। बौद्ध साहित्य में क्या है? तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है। यानी जातक जो ग्रंथ है ना, इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कहानी है। त्रिपिटक देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो है, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब यहाँ पे एक एक करके दिया गया है कि विनय पिटक जो है ना,
वो संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक जो है ना धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधान पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, यानी बौद्ध धर्म की जो भाषा पूछी जाए तो वो पाली भाषा थी। वो उस समय के एक तरह से कहे तो ग्रामीण सामाजिक जो लैंग्वेज थी वो थी। दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। यानी अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि मौर्यकालीन विषय के बारे में जो है किस पुस्तक से जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से, तो आप यहाँ से दीपवंश और महावंश के बारे में भी आप उल्लेख कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो था कपिल वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के जो ग्रंथ है वह ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि है। ये दोनों जो है महायान शाखा के हैं। और यहाँ पे साहित्य की बात चल रही है अभी अभी यानी हम लोग साहित्य के बारे में देख रहे हैं। और ये सब जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं, अभी नेक्स्ट जहां तक होंगे, ये सभी के सभी क्या है, ये जो है प्राचीन इतिहास के जानने के लिए जितने भी साहित्यिक स्रोत है उसमें ये आ जाता है। साहित्यिक मतलब क्या होता है, लिखित स्रोत। और ये सभी के सभी जो है लिखित स्रोत है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 2 बार 4 बार बोलिएगा ऐसे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो आपको याद आ जाएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ना कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिनकी रचना भद्रबाहु ने की थी। यानी कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु। और इससे जो है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा उन अन्य समकालिकों के साथ उनके संघर्ष का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांश सूत्र, भगवती सूत्र हो गया और कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। अब लैखिक साहित्य में देखेंगे, लैखिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य आते हैं। ऐसे साहित्य को धर्मेत्तर साहित्य भी कहते हैं। इस प्रकार की कृतियों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। अब यहाँ पे कुछ ये पॉइंट जो है हम देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं। जिसमें रचना क्या है, रचनाकार है और विशेष तथ्य। कहने का मतलब यहाँ पे पुस्तक दिया रहेगा और यहाँ पे किसने पुस्तक लिखा उसका नाम होगा, इसकी क्या विशेषता है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे अष्टाध्यायी की पुस्तक क्या है, पाणिनि है और यह व्याकरण ग्रंथ थी। मुद्राक्षर की विशाख दत्त पुस्तक, मुद्राक्षर जो है ना, मुद्रा राक्षस हो गया, विशाखा दत्त। और मौर्य काल के बारे में इससे क्या होती है तो जानकारी मिलती है। यहाँ महाभाष्य हो गया, अष्टाध्यायी पर टीका था और इसे किसने लिखा था, तो यह पतंजलि ने लिखा था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में इससे जानकारी मिलती है। महाभाष्य से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। तथास ऋत सागर से क्या, तो इसे सोमदेव ने लिखा है। और मौर्य काल के विषय में इससे भी जानकारी मिलती है। यहाँ पे है बृहत कथा मंजरी, जिसे क्षेमेंद्र ने लिखा है। मौर्य काल के विषय में इससे भी जानकारी मिलती है। यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है, इसका विषय देखिए अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति से संबंधित ये बुक है। और ये कौटिल्य लिखा है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, मतलब और नाम क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ तक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे उस समय के। तो इसका अन्य नाम क्या है सो बताइए। और इसके बारे में विचार मिलती है तो मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। नीति सार के लेखक कौन है, तो कामंदक है और गुप्तकालीन राजतंत्र पर केंद्रित है। इसी के साथ देखें तो मालविका अग्निमित्रम हो गया, ये कालिदास की पुस्तक है। शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृक्षक 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 की कम, यह किसकी है, यह शूद्रक थी। और एक गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। हर्ष चरित्र की पुस्तक, यह किसकी पुस्तक है, तो बाणभट्ट की है और हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। और रामचरित पुस्तक किसकी है, तो यह है संध्याकर नंदी की। बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बधाई की पुस्तक है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का
वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी पुस्तक क्या है? तो यह कलहन की पुस्तक है। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी इससे मिलती है। इसी के साथ देखिए तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यह चाणक्य है। और इसे क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अनुवादक कौन है? तो श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक को क्या कहा जाता है? राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा। चचनामा लेखक कौन है? तो अली अहमद है। यह सुरक्षित है। अष्टाध्यायी की देखें तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। इसे आपको याद रखना, अष्टाध्यायी जो है ना वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युग की राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि की देख ले तो पतंजलि जब पुष्यमित्र सिंह के क्या थे? तो पुरोहित थे, यानी दरबारी पंडित कह सकते हैं। और इनके महाभारत से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कल देख लेंगे। और कल संभवतः जो है यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल जो है हम लोग यहाँ से कल की वीडियो में हो सके तो कल या परसों हम लोग इसे शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सभी का जितने भी मैंने वीडियो अभी तक कराया है, सभी का आपको क्या करना है, नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।